अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड फार्मूलाए। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं 6A में से भी कुछ कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसकी स्टेटमेंट जल्दी से रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये यहाँ पे ए से लेकर पार्ट एज तक डिफरेंट फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं और इन सब फ्रैक्शंस को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके दिखाना है। जैसे आप पार्ट नंबर ए में देखें 5/a एक फ्रैक्शन है, 3/a+4 एक फ्रैक्शन है, इसी तरीके से बाकी भी यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं। इनको सॉल्व करके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है ऐसी फॉर्म जिसमें मजीद किसी भी किस्म की कटिंग की या मजीद किसी भी किस्म की आप कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं होती। तो हमने इसको इस हद तक सॉल्व करना है कि इसमें मजीद किसी भी किस्म की और सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना रहे और उसी को हम बोल रहे होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करते हैं इसका पार्ट नंबर ए। तो यहाँ पे मैं पार्ट नंबर ए लिख चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आ रही हों और उनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, हम यूजुअली यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम किस तरीके से लेते हैं वो आप लोग जानते हैं। इन केस ऑफ नंबर्स, यानी अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए आए तो उनका एलसीएम लेना आपको ज़्यादा अच्छे से आता होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म्स लिखी आ जाएँ जिसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ लेटर्स इन्वॉल्व हो रहे हों या आप कह लें कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों, तो उनका एलसीएम लेते वक्त आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। जैसे आप देखें यहाँ पे A+4 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ए लेटर है, यहाँ पे भी एक ए लेटर है। तो ये दो जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एलसीएम किस तरीके से हम लेंगे ये आपको पहले आना चाहिए। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी मदद से ही इसका एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो रूल ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे कोई चीज़ लिखी हो और यहाँ पे भी फ्रैक्शन के नीचे कोई भी चीज़ लिखी हो, आप उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों सेम हैं कि नहीं है। तो देखें ये a है और ये A+4 है, जाहिर बात है ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों चीज़ें सेम ना हों तो आपका जब भी आपने इनका एलसीएम निकालना है, ऐसे केस में जब ये दोनों चीज़ें सेम ना हो तो आपने एक मरतबा इस वाली चीज़ को यानी इस वाले डिनोमिनेटर को लिख लेना है जो कि a लिखा हुआ है, और एक मरतबा जो 3 का डिनोमिनेटर है उसको लिख देना है जो कि लिखा हुआ है A+4। तो ये पहला रूल भी हो गया कि जब भी ऐसे केस में आपको एलसीएम निकालना पड़े जहाँ पे आपको लग रहा हो कि दोनों नीचे वाली चीज़ें एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है, तो आप एक मरतबा इधर से जो चीज़ लिखी हुई है उसको लिख दें और जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको एक मरतबा लिख लें, वही उसका एलसीएम कहलाएगा। अब आगे स्टेप्स क्या होंगे, जो चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है यहाँ पे भी लिखी हुई है वो बेसिकली हो जाएगी कैंसिल। कैंसिल को मैं इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कट हो जाती है, वो 1 हो जाती है, क्योंकि हम इस सारी चीज़ को इस पे डिवाइड कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ कि जो भी आपके पास एलसीएम आ रहा होता है हम उसको स्टेप बाय स्टेप इन डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो अगर मैं इस ए को डिवाइड करूँ, बेसिकली ये चीज़ सारी इस ए से डिवाइड होगी तो वो इस तरह लिखी जाएगी। तो ये चीज़ इससे आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आएगा A+4। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा करेगा A+4 और जो चीज़ बचती है उसको ऊपर वाले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय A+4। मैंने ब्रैकेट्स डाल दी हैं, इसका मतलब है मैं 5 को मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। तो आपने चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ सेम हुआ करेगी उसको आपने छोड़ देना है, जो डिफरेंट होगी उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस इधर भी ऐसे ही होगा। आप देखें यहाँ पे A+4 है, यहाँ पे भी A+4 है, और इसी रूल के मुताबिक अगर इस सारी चीज़ को A+4 से डिवाइड किया जाएगा तो A+4 कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो सेम चीज़ है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो डिफरेंट चीज़ है आपके पास वो है A, उसको आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो जब A मल्टीप्लाई होगा 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3A। तो 3 को A से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 3A। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो 5A टाइम्स कितना होता है, मैं इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, 5A 5 + 4 टाइम्स कितना होता है, यानी 5 4 टाइम्स वो होता है 20। यहाँ पे आ जाएगा 3A, नीचे आप लाइन डालें। अभी मैं इनको सॉल्व नहीं करा, अभी मैं इनको वैसे ही लिख लेता हूँ, A × A+4। तो आप देखें यहाँ पे 5A और 3A जो है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, इनको प्लस किया जा सकता है। 5A में 3A प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8A +20 आपके पास वैसे ही रहेगा, और नीचे आपके पास A और A+4 आपके पास वैसे ही मौजूद होगा। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप नोटिस करें ऊपर 8 और 20 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं
कि ये 4 पे भी डिवाइड होते हैं, यानी 2 पे भी डिवाइड होते हैं और 4 पे भी डिवाइड होते हैं। तो इसमें से बेसिकली 2 भी कॉमन लिया जा सकता है और 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन इसके कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको कॉमन अगर ले भी लेंगे, कोई भी चीज़ नीचे ऐसी नहीं लिखी हुई जिससे वो 2 या 4 कैंसिल हो जाए या मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। इसका मतलब है जो चीज़ ये लिखी हुई है यही उसकी फ़ाइनल फॉर्म काफ़ी है, तो हमें कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसकी फ़ाइनल फॉर्म कहलाएगी। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर बी करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 1/2b माइनस 3/b प्लस सी। अब सेम प्रोसेस जो यहाँ पे फॉलो किया है वो भी यहाँ पे फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है। मैंने आपको बताया एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है। यहाँ पे हम ये एलसीएम वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे एक लाइन लगा लें। अब एलसीएम किस तरह निकालना है इन केस ऑफ लेटर्स, जब यहाँ पे कुछ लेटर्स आ रहे होते हैं। नंबर्स के केस में तो आप लाइन डालकर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनको ईजिली एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो है थोड़ा स्ट्रगल करते हैं जब यहाँ पे कुछ ना कुछ लेटर्स लिखे आते हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे बी प्लस सी लेटर्स हैं, तो इनका एलसीएम हमने निकालना है। तो मैंने आपको यही बताया कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होगी दोनों, यानी इस 1 का डिनोमिनेटर कह लें और इस 3 का डिनोमिनेटर कह लें, जो चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी होती है, आपने देखना है कि वो बिल्कुल सेम है कि नहीं है। बिल्कुल सेम होने का मतलब ये लिया जाएगा कि एज अ होल सेम है या नहीं है, ये नहीं कि उनमें कुछ सेम है या नहीं है, पूरे चीज़ को देखेंगे कि वो एक जैसी हैं या नहीं है। तो देखिए ये लिखा हुआ है 2b और ये लिखा हुआ है b प्लस सी, तो ये दोनों जाहिर बात है एक जैसे नहीं लग रहे, ये एक जैसे नहीं है। तो अगर ऐसा केस हो आपके पास, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उन दोनों को वन टाइम आपने नीचे लिख लेना है, वही उनका एलसीएम कहलाएगा। याद रहे ये इस केस के अंदर बात बता रहा हूँ, जब यहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो और यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो, ऐसी क्वांटिटीज़ ऐसे नंबर्स मौजूद हों जिनमें कुछ भी सेम ना हो। कुछ भी सेम होने का मतलब है वो पूरे सेम ना हो। तो अगर वो पूरे सेम नहीं है तो जो चीज़ यहाँ पे है और जो चीज़ यहाँ है उनको वन वन टाइम आप यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, वो इसका एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक मरतबा 2b और उसके साथ ही लिख लेंगे b प्लस सी। तो ये है इनका एलसीएम। अब आगे ये वाले प्रोसीजर फॉलो करना है जो यहाँ पे करके दिखाया था, कि जो चीज़ भी यहाँ पे लिखी होती है वो बेसिकली इससे डिवाइड हो रही होती है। तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, मैं ऊपर कर भी देता हूँ कि जो 2b b प्लस सी लिखा हुआ है ये टर्न बाय टर्न आप डिवाइड करेंगे। पहले आप 2b से डिवाइड करेंगे। तो देखें मैंने आपको यहाँ पे वैसे बता भी दिया, अभी क्लियर है कि जो चीज़ सेम होगी उसको आपने छोड़ देना है, जो चीज़ बचेगी उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2b और 2b सेम है तो वो आपको छोड़ देना चाहिए, और b प्लस सी जो बच रहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, क्योंकि 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा b प्लस सी। तो b प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अब माइनस का साइन, अब यहाँ पे भी यही प्रोसीजर करना है, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे शो करवा देता हूँ। अब आपने 2b और b प्लस सी को बेसिकली डिवाइड करना है b प्लस सी से। तो यहाँ पे जो चीज़ सेम होगी फिर दोबारा उसको आपने छोड़ देना है, जो बचेगी उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। वही चीज़ यहाँ से भी समझी जा सकती है। आप देख सकते हैं b प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b बचेगा। तो 2b को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और b ये वाला जो है 7 उसके वैसे ही आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको करके भी बता दिया कि हम क्यों इस तरीके से कर रहे होते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में इसको मैं डायरेक्ट कर दिया करूँगा। तो अब आप 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस 6b, और नीचे भी आप लिख सकते हैं 2b और आगे लिख सकते हैं b प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। मैं इसके इधर ही आगे लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे स्टेप वाइज लिख लीजिएगा, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। तो ये b और माइनस 6b ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में b आ रहा है। ये b आप लिख लें या इसको आप 1 भी लिख लें, दोनों का मतलब सेम है। तो आप लिखेंगे c, मैं पहले c लिख रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस। देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो आप 6 में से 1 माइनस कर दें तो यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि ये b है तो साथ आएगा b, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 6 बड़ी वैल्यू है और इसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा c माइनस 5b। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 2b इंटू b प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है हमारे पास, और ये काफ़ी क्लियर है कि इसके अंदर मज़ीद किसी भी किस्म की कटिंग या कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए यही इसका फाइनल आंसर माना जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तो वो होगा इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4/d माइनस 5, और आगे लिखा हुआ है प्लस 2/2d प्लस 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है।
तो फिर सेम रूल्स, अब मैं यहाँ पे जो ये मैंने बातें बताई थी ऊपर, मैं उनको नहीं बताऊंगा, मैं उसको डायरेक्ट करूँगा। तो आप देखें क्या ये दोनों सेम है, यहाँ पे d-5 है और यहाँ पे 2d+3 है, जाहिर बात है ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर ऐसा केस होगा तो आपने एलसीएम क्या लिखना है, एक मरतबा ये वाली चीज़ यानी एक मरतबा d-5 और एक मरतबा यहाँ पे 2d+3, ये आपने लिख लेना है। अब आपने देखना है कि जो चीज़ सेम है उसको छोड़ देनी है और जो चीज़ बची हुई है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल ये वाले प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे दोनों सवालों में बताए हैं। तो d-5 दोनों में सेम है, इसको छोड़ दें, 2d+3 है बचेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2d+3 प्लस का साइन, यहाँ पे 2d+3 सेम है, उसको छोड़ दें, बचेगा d-5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय d-5। अब इसको जस्ट सॉल्व करें। 4 2 टाइम्स होता है 8 और d साथ वैसे ही आएगा। 4 3 टाइम्स होता है 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। 2d टाइम्स होता है 2d और 2 5 टाइम्स होता है 10 और नीचे आएगा आपके पास d-5 और 2d+3। अब आपने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल है, जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लें। तो 8 + 2, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों में d आ रहा है, तो 8 + 2 होता है 10, तो यहाँ पे लिखें 10d, प्लस माइनस माइनस होता है यानी 12 में से 10 माइनस करें, आपको मिलेगा 2 और साइन बड़ी वैल्यू का वो 12 है और उसके पीछे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लिखें प्लस और नीचे आप लिख दें d-5 और यहाँ पे आप लिख दें 2d+3, यानी वो जो टर्म्स नीचे आपके पास आ रही थी। तो ये इसका सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। लेकिन जब भी आपने इस फाइनल फॉर्म तक पहुँचेंगे आपने लाजमी देख लेना है कि क्या इसमें मज़ीद कोई कटिंग तो नहीं हो रही या कोई और चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आपने कर देनी है, लेकिन इस वक्त इसके अंदर 2 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, लेकिन उस 2 के कॉमन आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो नीचे किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकेगा, जस्ट यहाँ पर लिखा रहेगा, तो वो इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कहलाएगी। इसी वजह से इसको इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, तो यही इसका कहलाएगा फाइनल आंसर। तो ये था इसका पार्ट नंबर सी। आइए अब इसका डिफरेंट पार्ट करते हैं। तो मैं करने लगा हूँ अब इसका पार्ट नंबर डी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर डी। तो ये लिखा हुआ है 2/f+5 -3/f-1, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैंने अब सॉल्व करके दिखाना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैंने जो है इस्तेमाल करना है इसको सॉल्व करने के लिए, जो बाकी कोर्सेज में भी करता आ रहा हूँ। तो f+5 और f-1 दोनों ही डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब अगर डिफरेंट हो तो एक बार f+5 को लिखूँगा और एक बार f-1 को लिखूँगा। अब इनका एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया हुआ है जो चीज़ सेम होगी, ये देखें f+5 सेम है, इसको छोड़ देंगे, जो चीज़ डिफरेंट होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें f-1 को, इधर भी f-1 सेम है, इसको छोड़ देंगे, जो चीज़ डिफरेंट है यानी f+5 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × f+5। ठीक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 को f टाइम्स करेंगे तो 2f आएगा, 2 1 टाइम्स करेंगे 2 आएगा, 3f टाइम्स करेंगे 3f आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 टाइम्स करेंगे 15 आएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा f+5 और f-1। इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करने लगा हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी है, वो शायद बताई नहीं मैंने, कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इस माइनस प्लस जब आप करेंगे माइनस प्लस तो यहाँ पे आएगा माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। आपने ख्याल रखना है जब भी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी उनके साइंस बदलने पड़ सकते हैं आपको। अगर कुछ इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन वहाँ पर आ रहा हो तो आपने ख्याल रखना है इस माइनस के साइन का। तो यहाँ पर मैंने वो बदल दिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा वो आपको एक बार बता भी दिया। तो 2f - 3f, तो ये आप कह लें छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर एक माइनस कर रहे हैं, तो 2f - 3f आएगा -f, यानी बेसिकली 3 - 2 होता है 1, या 1f लिख लें या खाली f लिख लें, एक ही मतलब है, और साइन बड़ी वैल्यू का इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं -f। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 15 करेंगे 17 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का वो 15 है, उसके पीछे माइनस का साइन है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा f+5 और f-1। तो यही इसका आंसर है। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसमें मज़ीद किसी और कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है, तो हम इसी को यहाँ तक करेंगे। यही इसका पार्ट नंबर डी का आंसर कहलाएगा। अब चलते हैं इसके डिफरेंट पार्ट की तरफ। तो मैं इसका जो पार्ट नंबर ई है वो आप लोगों को एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आप लोग खुद से ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो आसानी से कर लेंगे। मैं अब इसके पार्ट नंबर एफ़ की बात करने लगा हूँ। तो आइए इसके पार्ट नंबर एफ़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका पार्ट नंबर एफ़।
तो पार्ट नंबर एफ है 3 × k² - 1 + 2/k-1, ठीक है। तो ये 3/k² - 1 है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/k-1। अब देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको कुछ चीज़ लाजमी देखनी पड़ेगी तब आपके लिए इसमें आसानी पैदा होगी। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पे भी डिफरेंट ही एक तरह के आपको लग रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है k² - 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट k-1। तो ये दोनों वैसे तो सेम नहीं लग रहे जिस तरह मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इस केस में आपने ऐसा नहीं कर देना कि आपने एक मरतबा इसको लिख देना है, एक मरतबा इसको लिख देना है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते, जबकि बाकियों में तो ऐसा ही किया है कि जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होती थी, एक जैसे से नहीं मिलती थी, उनमें से हर चीज़ को एक एक मरतबा लिख देते थे। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हम नहीं कर रहे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, एक मरतबा इसको लिख दें और एक मरतबा इसको लिख दें। उसकी वजह ये है कि इस स्टेप को करने के लिए, यानी इनको जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं इनको एक दफ़ा नीचे लिखने के लिए लाजमी होता है कि आप ये देख लें पहले कि ये जो दोनों चीज़ है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन का मतलब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ सेम तो नहीं आ रहा, या ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकते। हम अगर इन सारे क्वेश्चंस को देखें तो इसमें जो भी नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें ना तो कुछ कॉमन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही बेसिकली ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। आप a और a+4 को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। 2b और b+1 में कोई फार्मूला नहीं लग रहा, कुछ ऐसा ख़ास नहीं हो रहा कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखा जा सके। यहाँ पे भी आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे भी f+5 और f-1 में कोई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ये इस तरह के कुछ स्क्वेयर्स क्यूब आ रहे हों तो वहाँ पे आप देख लिया करें एक बार कि कहीं इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हो सकती है, और उसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता है, आप उसको फॉर्मूला बोल रहे हैं, a² - b² किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a+b के और a-b के। तो आप नोटिस करें यहाँ पे लिखा हुआ है k² - 1 और वो बिल्कुल इसी तरीके का ही है, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से k² - 1²। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 1 पे स्क्वेयर भी डाल दे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, और इस चीज़ को बाकी वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये जो k² - 1² है ये बिल्कुल इस जैसा ही है जैसे a² - b² हो, और जब कोई चीज़ a² - b² की फॉर्म में हो उसको लिखा जा सकता है a+b और a-b में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ये नीचे k² - 1 लिखा हुआ है इसको लिखा जा सकता है k+1 में और k-1 में। तो देखिए मैंने इस पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, यानी एक बार k+1 एक बार k-1, प्लस का साइन, और 2 वैसे ही और k-1 वैसे ही। तो अब आप नोटिस करें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कुछ चीज़ सेम है। देखने से शायद ना लग रही हो कि इसमें कोई चीज़ सेम नहीं है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपको लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी k-1 आ गया और यहाँ पे भी k-1 है, इसमें कोई चीज़ सेम है, या आप कह लें दोनों में कोई चीज़ एक तरह की कॉमन हो गई है। तो आपने ये लाजमी हर क्वेश्चन में करते हुए देख लेना है कि कोई भी क्वेश्चन लिखा हो पहले उनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा उनके डिनोमिनेटर्स को, और तब अंदाज़ा लगाइएगा कि उसमें क्या चीज़ सेम है या क्या चीज़ सेम नहीं बनती, और तब उसका आंसर क्या आना चाहिए। अदरवाइज़ आप देख के भी पहचान सकते थे कि इसका k² - 1 ही एलसीएम आएगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा भी कि मुझे कैसे वो अंदाज़ा हो रहा है k² - 1 ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप्स को डिटेल में करना चाहा है ताकि वो स्टूडेंट जो वीक हैं इस स्टेप्स के अंदर वो इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो आपने लाजमी डिनोमिनेटर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें आप ईजिली उसका एलसीएम निकाल सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे k-1 तो सेम है। तो ऐसे केस में क्या करें जिसमें कोई चीज़ सेम भी आ रही हो, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें कुछ चीज़ इस तरह की सेम आ रही हो, पूरी की पूरी टर्म सेम आ रही हो। तो आपने ऐसे केस में ये करना है कि जो चीज़ सेम आ रही है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, यानी उसकी पार्ट्स भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ भी k-1 की पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो उस चीज़ को तो आपने एक मरतबा लिख लेना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे k-1 को 1 टाइम, और जो चीज़ डिफरेंट है उसको भी वैसे ही साथ उतार लेना है, यानी वो k+1 यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई डिफरेंट चीज़ होती वो भी 1 टाइम यहाँ पे उतार लेते, क्योंकि जो चीज़ सेम है वो एक मरतबा आनी है और बाकी जो भी चीज़ डिफरेंट है वो 1 टाइम यहाँ पे आपने लिख देनी है। तो k-1 के अलावा सिर्फ k+1 डिफरेंट था, तो मैंने देखे यहाँ पे वो लिख दिया है। इसके अलावा आप देखें k+1 और k-1 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है k² - 1, क्योंकि k² - 1 ही को तो हमने k+1 और k-1 लिखा था। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि ऐसे केस में ये जो चीज़ होती है पता भी चल सकती है कि एलसीएम यही होता है, कि जो चीज़ सारे फैक्टर्स को कंटेन कर रहा होता है एलसीएम उसी को
बेसिकली बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस वन जो है वो उसका एलसीएम वैसे देख के ही पता चल सकता था, लेकिन आप इसको प्रॉपर प्रोसीजर से करिएगा ताकि आप लोग जब इसमें प्रैक्टिस कर लें, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, तब आप ये स्टेप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आपको इसमें कोई ट्रबल है, तो कोई इश्यूज़ हैं, तो आप इसको इस तरीके से कर लें। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ सेम है उसको एक मरतबा लिखें और जो चीज़ डिफरेंट है उसको भी एक मरतबा लिखें। बाकी रूल्स सारे वही रहेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ चीज़ सेम है उसको छोड़ देंगे और ऊपर वाले को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही सेम है, के प्लस वन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, के माइनस वन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी वन हो जाएंगे। ये भी के माइनस वन से और के प्लस वन से, तो कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचने का मतलब है वन बचेगा। तो वन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 वन टाइम्स कितना होता है, वो होता है 3 प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ के माइनस वन सेम है, तो इसका मतलब है के माइनस वन तो आप स्किप कर दें, वो कट जाएगा, एक तरह का वन हो जाएगा, सिर्फ बचेगा के प्लस वन। तो के प्लस वन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस वन। तो इसको मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2k टाइम्स 2k, 2 वन टाइम्स 2, नीचे आ जाएगा एक मरतबा के माइनस वन और एक मरतबा के प्लस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 कितना होते हैं, वो होते हैं 5, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा k माइनस वन और k प्लस वन। तो ये है हमारे पास बेसिकली इसके पार्ट नंबर f का आंसर। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसकी फाइनल फॉर्म कहलाई जाएगी। तो अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर g। तो मैं यहाँ पे पार्ट नंबर g लिख लेता हूँ। तो ये मैंने पार्ट नंबर जी यहाँ पे लिख लिया है। तो फिर दोबारा एलसीएम ही निकालना है आपको, लेकिन मैंने अभी आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो करवाया है यानी पार्ट नंबर एफ करवाया है, उसमें मैंने आपको बताया जब भी आप एलसीएम निकालने लगें आप पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है या इसमें कोई ऐसी एक्सप्रेशन तो नहीं लिखी हुई जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता हो, तब आप एलसीएम निकालिएगा। क्योंकि मैं जिस स्टेप से आपको समझाता आ रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिफरेंट लिखी हो दोनों, तो उन दोनों को वन टाइम लिख लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जिस तरह इस क्वेश्चन में भी है, पार्ट नंबर एफ में भी है, कि आपको वो दोनों चीज़ें डिफरेंट लग रही होंगी और आप हो सकता है एक बार इसको लिख लें और एक बार इसको लिख लें, जो कि गलत होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ देखी जाती है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर हो वो अपनी फाइनल फॉर्म में होने चाहिए, बिल्कुल सिंप्लीफाई हुए हों, ताकि आप उनको आसानी से देख सकें कि इसमें कुछ चीज़ सेम तो नहीं है। क्योंकि वो जो क्राइटेरिया मैंने आपको स्टार्ट वाले पार्ट्स में बताया है वो तब फॉलो होता है कि जब यहाँ पे दोनों चीज़ें डिफरेंट हों और उसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, कोई भी टर्म्स एक जैसी ना आ रही हो। तो इस चीज़ को चेक करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम बाकी प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। तो आप नोटिस करें जो स्क्वायर जहाँ पे भी आते हैं ना और क्यूब्स आते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया करें कि कहीं वहाँ पे कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा हो रहा होता है। तो 2m+1 तो कोई भी सॉल्व आगे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फाइनल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसका चांस लग रहा है कि ये सॉल्व हो सकता है। और अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, आप उसको फार्मूला बोल रहे कि a² - b² जो है वो इक्वल होता है a+b के और a - b के। अगर आप नोटिस करें कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे बन रही है और वो लिखी जा सकती है, जैसे 4m² को मैं लिख सकता हूँ 2m का होल स्क्वायर और -1 को लिख सकता हूँ जस्ट 1 का होल स्क्वायर। इससे कोई भी क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, m का स्क्वायर m² ही होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस बीच में आएगा। और ये चीज़ मैं वैसे ही नोट डाउन कर लेता हूँ। तो अगर अब आप देखें ये चीज़ बिल्कुल जैसी बन गई है, a² - b², ये भी है a² - b², तो a² - b² इक्वल होता है a+b और a - b के। तो इसी लिहाज से आप इसको लिख सकते हैं 2m+1 और 2m-1, एक बार इन दोनों को प्लस के साथ, एक बार इन दोनों को माइनस के साथ, और ये चीज़ आप वैसे ही नोट डाउन कर लें। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनमें कुछ ना कुछ सेम था, जो कि यहाँ पे आपको वैसे नहीं दिख रहा था, और वो क्या सेम था, वो था 2m+1। तो अभी मैंने आपको बताया ऐसे केस में एलसीएम किस तरह लेना है, जब कुछ चीज़ सेम हो, वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, यानी उनकी पावर्स भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो इनको हम लिख लेंगे एक मरतबा, यानी 2m+1, और जो चीज़ डिफरेंट होगी उसको साथ वैसे उतार लेंगे, यानी 2m-1। और वैसे भी क्लियर था कि यही इसका एलसीएम बनता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस तरह a² - b² है, ये a+b a-b इसके फैक्टर्स हैं, तो ये जो बड़ा वाला फैक्टर होता है ये उसका बेसिकली एलसीएम कहला रहा होता है। तो 4m-² इक्वल होता है 2m+1 और 2m-1 के, तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही उसका ज़्यादातर एलसीएम आ रहा होता है। तो ये 2m+1 और 2m-1 बेसिकली 4m² - 1 ही है, क्योंकि 4m² - 1² को ही हमने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो
ये मैंने स्टेप्स इसलिए बताए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी डिटेल पता चले और इनको कहीं ना कहीं काम आएगी, और वो स्टूडेंट जिनको ये स्टेप्स में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है उनको थोड़ी इसकी क्लैरिटी आए। तो जो चीज़ सेम थी एक मरतबा लिख ली, जो डिफरेंट थी वो वैसे ही लिख ली। अब आपने देखना होता है कि जो चीज़ यहाँ पे सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेंगी उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2m+1 भी सेम है, कैंसिल हो गई, 2m-1 भी सेम है, कैंसिल हो गई, यानी कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 3। यहाँ पे चलते हैं, 2m+1 दोनों सेम है तो ये तो आप कैंसिल कर लें एक तरह का, यानी 1 हो गई, और जो बचेगा वो है 2m-1, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2m-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 3 - 5 2 टाइम्स 10m माइनस माइनस प्लस 5 1 टाइम्स 5, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2m+1 और 2m-1। ठीक है, अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 और 5 सॉल्व हो सकते हैं, 3 + 5 ऐड हो रहे हैं बेसिकली, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10m, और नीचे आपको लिख देना है 2m+1 और 2m-1। तो यही इसका फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर जी। अब चलते हैं इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ, वो है पार्ट नंबर एच, और वहाँ से आपको एक एलसीएम का और रूल पता चलेगा, एक और आसानी पता चलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी। तो अब करते हैं पार्ट नंबर एच। तो पार्ट नंबर एच है 2/n-2 प्लस 3/n-2 का होल स्क्वायर। अब देखें, मैंने आपको इस क्वेश्चन में 2 रूल्स बताए हैं एलसीएम के। एक तो रूल सिंपल सा बताया कि अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, ये बिल्कुल सॉल्व हुए हुए लिखे हुए हैं और डिफरेंट हैं, तो इन दोनों को एक एक मरतबा लिख लें, वो उसका एलसीएम होता है। दूसरा केस मैंने आपको ये बताया, ऐसा केस भी आ सकता है कि आपको वैसे तो सेम ना लग रहे हों लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सेम हो। जैसे आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया, इसमें 4m² - 1 को आप 2m+1 और -1 की फॉर्म में लिख सकते थे, सॉल्व किया जा सकता था ये थोड़ा सा, और तब आपको पता चला कि इसमें कुछ सेम था। तो जो चीज़ सेम थी उसको एक मरतबा लिख लिया और जो डिफरेंट था उसको भी एक मरतबा लिख लिया। तो ये था एक रूल नंबर 2। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहाँ पे आप इसको एक तरह का कह लें, ये रूल नंबर 3 है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें चीज़ें तो सेम होंगी लेकिन उनकी पार सेम नहीं होंगी। आप नोटिस करें, यहाँ पे 2m+1 और 2m+1 सेम था तो उनकी पार भी सेम थी, इधर भी पार 1 थी और इधर भी पार 1 थी, तो आपने इन दोनों को एक मरतबा लिख लिया, और जो चीज़ डिफरेंट थी उसको एक मरतबा लिख लिया। लेकिन ऐसा केस अगर आ जाए कि जिसमें दोनों सेम हो लेकिन पार डिफरेंट हो, अब देखिए यहाँ पे भी n-2 है, यहाँ पे भी n-2 है, लेकिन इसकी पार 2 है और इसकी पार 1 है। तो ऐसे केस में एलसीएम क्या लेंगे? तो याद रहे, ऐसे केस में जो सबसे बड़ी पार होगी उसको एलसीएम के तौर पे लेंगे। तो जब दो चीज़ें सेम हो लेकिन उनकी पार डिफरेंट हो, तो जो सबसे बड़ी पार होगी वो एलसीएम के तौर पे बस आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जस्ट n-2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है? आगे वही रूल कि ये सारी चीज़ हमेशा डिवाइड की जाती है इससे भी और इससे भी, जो बचता है उसको ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे n-2 का होल स्क्वायर को n-2 से आप डिवाइड करें, तो मैं यहाँ पे वैसे करके दिखा देता हूँ। वैसे तो वो क्लियर है कि n-2 का होल स्क्वायर को, यानी जो आपका एलसीएम आया हुआ है, आपने डिवाइड करना होता है इन टर्म्स के साथ जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखी होती हैं। तो देखें, ये 1 है वो 2 है, ये 1 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 में से जस्ट यहाँ पे ऊपर एक मरतबा n-2 बचेगा। इसका मतलब है इसको इस पे डिवाइड करने से n-2 आ रहा है, तो जो चीज़ आती है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने n-2 से, प्लस का साइन। यहाँ पे तो ये दोनों ही सेम है, तो मैंने आपको बताया हुआ जब दोनों सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम्स होता है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। अब आप 2 को n टाइम्स करें तो ये हो जाएगा 2n, 2 को 2 टाइम्स करें ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे लिखें +3 वैसे का वैसे ही, और नीचे लिखें n-2 का होल स्क्वायर। तो इसमें 2n तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -1 आएगा, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा n-2 का होल स्क्वायर। तो यही इसका बेसिकली कहलाएगा फाइनल आंसर। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया है, वो है 2n-1 ओवर n-2 का होल स्क्वायर। तो मैंने जो रूल्स आपको बताए हैं एलसीएम लेने के लिए, मुझे उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ आए होंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2।